हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं जीएम हॉपकिंस की लिखी पोयम द केज्ड स्काईलार्क। दोस्तों, ये पोयम 1877 में लिखी गई थी बट 1889 में पॉस्थुमसली पब्लिश हुई। पॉस्थुमसली मतलब उनकी डेथ के बाद। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। सोनेट तो आप जानते ही हैं, 14 लाइंस की पोयम होती हैं। इसमें एक ऑक्टेव है और एक सेस्टेट है, यानी एक 8 लाइनों का स्टेंजा है और एक 6 लाइनों का स्टेंजा है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी सी डी। इसकी थीम है रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल, ह्यूमैनिटी एंड नेचर। हॉपकिंस एक इंग्लिश रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, एक पुजारी थे, एक पादरी थे। इनका जन्म 1844 में हुआ था और डेथ 1889 में हुई थी। ये एक विक्टोरियन एज के पोइट थे। इन्होंने स्प्रंग रिदम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। इनकी ज़्यादातर पोएम्स में थीम होती है नेचर और रिलीजन। इनके फेमस वर्क हैं द विंड होवर, गॉड्स ग्रैंडियर और पाइड ब्यूटी। जहाँ तक केज्ड स्काईलार्क की बात है तो स्काईलार्क एक पक्षी को बोलते हैं जो कि समुद्र के आसपास रहता है और बहुत ही खुश रहने वाला पक्षी है। सुबह सुबह आसमान की सैर करता है, गाना गाता है। पर केज्ड से मतलब है कि वो एक पिंजरे में है। यहाँ पर केज्ड स्काईलार्क एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, यानी कि एक कंडीशन को बताया गया है कि जिस तरीके से एक पक्षी पिंजरे में कैद होता है वैसे ही एक आत्मा भी शरीर में कैद होती है। तो जो पहला सोनेट का फर्स्ट हाफ है वहाँ पे ये बताया गया है कि सोल कितना स्ट्रगल करती है बॉडी के अंदर, और सेकंड हाफ के अंदर जो क्रिश्चियंस की होप है कि डेथ के बाद भी बॉडी और सोल एक परफेक्ट हार्मनी में रहेंगे, उसे शो किया गया है। आइए अब हम इसे लाइन बाय लाइन देखते हैं। सो फर्स्ट लाइन है एज अ डेयर गेल स्काईलार्क स्कैंटेड इन अ डल केज। तो यहाँ पर वो कंपेयर कर रहे हैं स्काईलार्क को, जो कि एक पक्षी है जो तेज़ हवाओं में भी उड़ लेता है। उसे केज किया गया है। तो यानी केज किया गया यानी सोल को एक बॉडी के अंदर डाल दिया गया है। सेकंड लाइन है मैन्स माउंटिंग स्पिरिट इन हिज बोन हाउस मीन हाउस ड्वेल्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो इंसान की स्पिरिट है, माउंटिंग मतलब चढ़ने वाली या ऊपर ऊपर उड़ने वाली, उसको बोन हाउस में रखा गया है, यानी हड्डियों के घर में, एक कैद की तरह। वो बहुत ऊंची जा सकता है जो उसका सोल है, पर उसको इम्प्रिजन किया गया है एक बॉडी के अंदर। ड्वेल का मतलब होता है रहना। तो थर्ड लाइन है ड्वेल्स दैट बर्ड बियॉन्ड द रिमेंबरिंग हिज फ्री फेल्स। कि अब ना ही स्काईलार्क और ना ही आत्मा को याद है वो समय जबकि वो खुल के उड़ सकते थे। यानी कि स्काईलार्क भी कैद होकर ये भूल गया है कि उड़ान क्या होती है, और आत्मा भी ये भूल गई है कि उड़ान क्या होती है, फ्री होके उड़ना क्या होता है। दिस इन ड्रजरी डे लेबरिंग आउट लाइफ्स एज। क्योंकि वो तो अपना समय बिता रहे हैं इस मुश्किल ज़िंदगी में जहाँ उन्हें ये दिन भर मेहनत के काम करने पड़ते हैं, उम्र बितानी पड़ती है। आगे फिफ्थ लाइन देखते हैं दो अलॉफ्ट ऑन टर्फ और पर्च और पुअर लो स्टेज। हालांकि चाहे कितनी भी मुश्किल स्थितियां हो उस केज के अंदर या ज़मीन पर, स्काईलार्क या सोल जो होते हैं वो कुछ ऐसे मोमेंट खोज ही लेते हैं, कुछ ऐसे पल खोज ही लेते हैं जो कि उन्हें आराम पहुंचाते हैं, रिलीफ देते हैं, उन्हें गाने का मौका देते हैं।
बोथ सिंग समटाइम्स द स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट स्पेल्स। दोनों ही यानी पक्षी और आत्मा दोनों ही कभी कभी गाते हैं मीठे मीठे गाने। येट बोथ ड्रूप डेडली समटाइम्स इन देयर सेल्स। फिर भी दोनों ही पड़े रहते हैं कई बार मृत के समान अपनी सेल्स में यानी अपने पिंजरे में। और रिंग देयर बैरियर्स इन बर्स्ट्स ऑफ फियर और रेज। और या फिर वो कभी कभी बहुत ज़बरदस्त दुख और निराशा महसूस करते हैं, तब वो एग्रेसिव हो जाते हैं डर की वजह से, गुस्से की वजह से। 9th लाइन है, यहाँ पे हमारा ऑक्टेव कंप्लीट हो गया है 8 लाइनों का, है ना। अभी तक पूरे में एक ही फीलिंग थी कि आत्मा कैद है और संघर्ष कर रही है। अब आगे देखते हैं, आगे जो सेस्टेट है उसमें हमें क्रिश्चियन होप देखने को मिलेगी। तो अब 9th 10th और 11th इसको हम एक साथ देखेंगे। नॉट दैट द स्वीट फाउल सॉन्ग फाउल नीड्स नो रेस्ट, वाई हियर हिम babble एंड ड्रॉप डाउन टू हिज नेस्ट। ये कह रहे हैं हालांकि जो पक्षी है वो हम जानते हैं कि पैदा ही उड़ने के लिए हुआ है, पर उसे आराम भी करना होगा कभी कभी, और उसे सुना जा सकता है चिरपिंग करते हुए, चहचहाते हुए, जब भी वो अपने घोंसले में वापस आता है रेस्ट करने के लिए। आप उसे सुन सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि इस प्यारे पक्षी को आराम की ज़रूरत नहीं है। हम उसे सुन सकते हैं बोलते हुए, गाते हुए, जब भी वो अपने घोंसले पर वापस आता है। बट हिज ओन नेस्ट वाइल्ड नेस्ट नो प्रिजन, पर उसके अपने घोंसले पे, ना कि कैद में। स्काईलार्क का सही स्थान घोंसला है जंगलों में, ना कि कोई कैद। 12th लाइन देखेंगे। मैन्स स्पिरिट विल बी फ्लैश बाउंड व्हेन फाउंड एट बेस्ट। इंसान की जो आत्मा है वो बॉडी के अंदर ही रहती है जब वो स्वर्ग में जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे हिंदूज बिलीव करते हैं कि मरने के बाद में आत्मा शरीर से निकल जाती है और परमात्मा के साथ जाकर मिल जाती है, पर क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि शरीर और आत्मा दोनों एक साथ ही रहते हैं हेवन के अंदर। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि आदमी की जो आत्मा है वो फ्लैश बाउंड रहेगी। फ्लैश मतलब मांस के अंदर रहेगी, मतलब शरीर के अंदर रहेगी। बट अनकम्बर्ड मिडो डाउन इज नॉट डिस्ट्रेस्ड, पर आत्मा के ऊपर बोझ नहीं होगा वापस शरीर में जाने का। फॉर अ रेनबो फुटिंग इट नॉर ही फॉर हिज बोन्स राइजन। जैसे कि जो बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं वो किसी मीडो में होते हैं, मीडो यानी घास का मैदान, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता है रेनबो का, इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष उनके ऊपर रेस्ट करने के लिए आता है, पर बोझ नहीं महसूस होता है। यहाँ पे एक बड़ी सुंदर कल्पना की गई है कि एक घास का मैदान है जहाँ पे हमें रेनबो दिख रहा है। इंद्रधनुष का जैसे दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होती हैं, वो ऐसा लगता है घास के मैदान पर आकर टच हो रही हैं, पर वो उनके ऊपर कोई बोझ नहीं डालती हैं। इसी प्रकार आत्मा मरने के बाद शरीर को पुनः प्राप्त करेगी हेवन में, पर वो उसे बोझ नहीं लगेगा। तो जैसे कि ऊपर कहा गया था कि स्काईलार्क की सही जगह घोंसला है, केज नहीं, वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि आत्मा जब ज़मीन पर है, अर्थ पर है, तब तो शरीर उसके लिए एक बोझ है, पर जब वो स्वर्ग में जाएगी तब उसे वो बोझ नहीं लगेगा। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस पोएम की मेन अगर थीम्स की बात करें तो एक तो शरीर और आत्मा का रिलेशनशिप इसमें बताया गया है, और इसके अलावा ह्यूमैनिटी का नेचर के साथ कनेक्शन बताया गया है, इस बात पर आप ध्यान दें। फ्रीडम फ्रॉम आर्ट के जो ये काम काज हैं दुनियादारी के, इनसे आज़ादी, ये भी इसकी एक थीम है।
आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सटेंडेड मेटाफर इस पोयम में दिखाया गया है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।